जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 2-3 दिन में जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को, और साथ में इन सभी प्रश्नों से जितने भी स्टैटिक्स जीके और संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को इसी तरह से छोटे छोटे जरूर वीडियो देखने को मिलते रहेगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मतलब नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डीएन पटेल बने। कौन बने हैं? डीएन पटेल बने। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं डीएन पटेल। चलिए हम लोग इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारत में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है? अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होता है। कितना अध्यक्ष होता है? एक अध्यक्ष होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। किस में? ये भारत के में दूरसंचार विवाद निपटाना अपीलीय न्यायाधिकरण में। चलिए हम लोग इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। और पूछा जाएगा दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2000 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है दोस्तों। चलिए और हम लोग देख लेते हैं पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में। मतलब पिछले जो टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति हुआ है उसको हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से, इसको रिविजन भी कर लेंगे। वायुसेना का पश्चिमी कमान, जो कि हम पहले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बतलाए हुए थे कि वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरण बने। कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरण बने हैं। वायुसेना का पश्चिमी कमान कहाँ पर है? पश्चिमी कमान, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिमी कमान के नए कमांडर इन चीफ कहाँ बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकर बने हैं। सेकंड में दिया हुआ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन बने। कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन बने हैं। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है? भारतीय प्रतिभूति। क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो जरूर याद करिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है माधवीपुरी बुच बनी। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी। और ये प्रथम बार बनी है कोई महिला जो सेबी के नए अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी बुच बनी है जो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए फोर्थ नंबर में देख लेते हैं। हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो नितिन प्रांजपे बने। कौन बने? नितिन प्रांजपे बने हैं। 5 नंबर पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक विकास संस्थान। क्या है? आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक कौन बने? तो चेतन घाटे बने। कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हुए दोस्तों। चलिए हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया। सेकंड क्वेश्चन में किस राज्य सरकार ने, क्या किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है? मतलब किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी, क्या है? अम्मा और बहिनी योजना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिक्किम। कौन राज्य? सिक्किम राज्य ने इसको शुरू किया, अम्मा और बहिनी दोस्तों, याद रखिए। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं कि योजना है क्या। तो अम्मा और बहिनी, क्या है? अम्मा और बहिनी योजना के तहत सिक्किम राज्य द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी, क्या है? राज्य के सभी गैर कामकाजी मतदाताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे। और कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। क्या दोस्तों? फ्री में पढ़ने वाले छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। और क्या दिया गया है? यानी कि जो सिक्किम राज्य में जितने भी सारे गैर कामकाजी मतदाताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भी भेजे जाएंगे, और साथ में जितने भी छात्र वहाँ के फ्री में स्टेशनरी नैपकिन दिए जाएंगे। किस राज्य में? सिक्किम में, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा योजना है? अम्मा और बहिनी योजना। चलिए हम लोग देखते हैं और सिक्किम के बारे में कि सिक्किम है की स्थापना कब किया गया था। तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 ईस्वी को किया गया था। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। कहाँ है दोस्तों? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। और वहीं पूछा जाएगा सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो प्रेमसिंह तमांग है। कौन है? प्रेमसिंह तमांग है वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री। किस पार्टी के है? तो सिक्किम क्रांतिकारी, क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्किम के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है। तो सिक्किम में वर्तमान अभी गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद है। कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वहाँ के? तो विश्वनाथ सोमधर है। कौन है? विश्वनाथ सोमधर है जो सिक्किम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। सिक्किम कितने देशों के साथ लगा हुआ है? तो सिक्किम 3 देशों के साथ लगा हुआ है, भूटान है, चीन है और नेपाल है। पूछा जाएगा कि सिक्किम जो राज्य है वो कितने पड़ोसी देश के साथ लगा हुआ है?
तो 3 देश है, पहला में है भूटान, दूसरा में चीन और थर्ड में है नेपाल। नेपाल, चीन, भूटान, इस तीनों देश के साथ सिक्किम लगा हुआ है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिक्किम का वन पड़ोसी राज्य, मतलब एक पड़ोसी राज्य कौन है? सिक्किम राज्य का एक पड़ोसी राज्य कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राजधानी पूछा जाएगा तो कहाँ है? कोलकाता। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जी है। जो तृणमूल कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री है। और आगे हम लोग देखेंगे सिक्किम के बारे में। सिक्किम में लोकसभा अगर पूछा जाएगा तो सिक्किम में लोकसभा की सीट एक है और राज्यसभा की सीट 1 है। कितनी है? राज्यसभा की सीट भी एक है और लोकसभा की भी सीट एक है। कहाँ पर? सिक्किम में। और विधानसभा की सीट अगर पूछा जाएगा तो कितना है? तो 32 है दोस्तों, याद रखिएगा। सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 32 है। चलिए और आगे हम लोग सिक्किम के बारे में देखेंगे। सिक्किम मतलब राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन, तो बतला दिया। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, नेपाल, भूटान और चीन से। और देखते हैं सिक्किम में प्रमुख दारा भी है। सिक्किम के कौन प्रमुख दारे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नाथुला दारा कौन है? नाथुला दारा और जलेबला दारा कौन है? नाथुला दारा और जलेबला दारा जो है वो सिक्किम के प्रमुख दारे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं सिक्किम के बारे में। कंचनजंगा क्या? कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाएगा तो सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिक्किम के प्रमुख उद्यान, सिक्किम के अगर प्रमुख उद्यान है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हम बता दिए अभी। और आगे हम लोग देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन में। 6 क्रिकेट क्या है? 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मतलब दुनिया की कौन पहली क्रिकेटर बन गई है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो मिताली राज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिताली राज जो है वो दुनिया के 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है, जिसका नाम क्या है? मिताली राज। मिताली राज कहाँ का है? तो इंडिया का है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए और हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है? भारतीय महिला क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाले कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर है। कितनी है? तीसरी क्रिकेटर है मिताली राज। मतलब पहला कौन था? तो पहला थे सचिन तेंदुलकर और दूसरे कौन थे? जावेद मियांदाद और तीसरे पर थे मिताली राज दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरे पर मिताली राज जो विश्व में 6 विश्व कप क्रिकेट खेलने वाले हैं। विश्व में प्रथम खिलाड़ी ऐसा है जो 6 विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी बन गई है। और एक कब कब खेले हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 2000 में भी खेले हैं। कब खेले हैं? 2000 में खेले हैं, 2005 में खेले हैं और 2009 में भी खेले हैं और 2013 में भी खेले हैं, 2017 के भी विश्व कप में खेले हैं और 2022 के विश्व कप में खेल रही है। इसलिए दोस्तों इसको याद रखिएगा कब कब खेली है। तो 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में और 2022 में खेल रही है मिताली राज विश्व कप। और आगे देखते हैं इसके पॉइंट को। आईसीसी महिला क्या है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन इस बार कहाँ किया जा रहा है? तो न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में इस बार 2022 का आईसीसी महिला विश्व कप खेला जा रहा है। और वहीं कब से कब स्टार्ट होगा? तो 4 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच खेला जा रहा है। कब से? 4 मार्च से, जो कि स्टार्ट हो गया है 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच खेला जा रहा है। और इस बार इसका संस्करण क्या है? तो 12वां संस्करण दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो महिला विश्व कप जो क्रिकेट खेला जा रहा है ये कितना नंबर का संस्करण है? तो 12वां संस्करण है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए और हम लोग देख लेते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को। क्रिकेट क्या है? तो 12वें आईसीसी महिला विश्व कप, अभी हम बता दिया कि 12वें कितने हैं? 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। जो कब से कब है? तो ये खेला जा रहा है कब से कब? तो 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। और आगे हम लोग पॉइंट में देखते हैं आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो मयंक अग्रवाल बने। कौन बने? मयंक अग्रवाल, जो केएल राहुल के स्थान पर लिए है। और आगे इसमें हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी क्या है? प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक क्या? 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो साकिबुल कौन है? साकिबुल गनी बने, जो बिहार के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये कौन है? साकिबुल गनी। चलिए और आगे हम लोग देखेंगे। और साकिबुल गनी जो है वो चंपारण जिला के ही है दोस्तों, जो बिहार के रहने वाले हैं। और अगले पॉइंट को देख लेते हैं। टाटा आईपीएल क्या है? टाटा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो सीएस अय्यर बने। कौन बने हैं? सीएस अय्यर बने हैं। कहाँ के? कोलकाता नाइट राइडर्स के वहाँ कप्तान अभी बन गए हैं, जो कि पहले कौन थे? मुरगर थे, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे पहले। और आगे हम लोग पॉइंट को देखते हैं। 15वां ESPN क्रिक ईपो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? तो किसने जीता है? ऋषभ पंत ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 15वां ESPN क्रिक इंफो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो ऋषभ पंत ने जीते हैं, जो कि भारतीय विकेट कीपर है। चलिए और हम लोग आगे पॉइंट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? जन औषधि दिवस क्या है दोस्तों? जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया? मतलब 2022 में जो जन औषधि दिवस वो कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब 7 मार्च को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया जन औषधि दिवस? तो 7 मार्च को मनाया गया है जन औषधि दिवस। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या दिया गया महत्वपूर्ण पॉइंट में? भारत में हर साल क्या है? भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा क्या है? स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। साथ ही देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। यानी कि स्वास्थ्य सेवा पर इसमें ध्यान दिया जाता है और दवाओं के प्रति
क्या दिया जाता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही, तो हम लोग जान ही रहे हैं। अमृत महोत्सव के रूप में जन औषधि दिवस 1 से 7 मार्च, कब से 1 से 7 मार्च तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। पूछा जाएगा जन औषधि दिवस इस साल कितने से कितने दिन तक रखा गया, तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक कहाँ रखा गया, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं इस बार के जो मनाया गया 2022 में जन औषधि दिवस, उसके थीम को देख लेते हैं। तो इसकी थीम क्या है, जन औषधि जन उपयोग, क्या है, जन औषधि जन उपयोगी। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, पिछले टॉप 5 दिवस को भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले टॉप 5 दिवस और उसके थीम को भी हम लोग दोस्तों रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, मतलब उस दिवस और उसके बारे में थीम जो दिया जाता है उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 में कब मनाया गया, तो 11 फरवरी को मनाया गया। कब दोस्तों, 11 फरवरी को महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और इस बार का थीम क्या है उसका, तो थीम है समानता, विविधता और समावेश जल हमें हमें एकजुट करता है। सेकंड में दिया गया विश्व दलहन दिवस, क्या है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या है, तो पल्सेस टू इम्प्रूव यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल ऑर्गेन फूड सिस्टम दोस्तों। चलिए हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं, डिजिटल दुनिया में, क्या है, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस, क्या है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 में कब मनाया गया, तो 8 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 2022 में 8 फरवरी को मनाया गया, क्या, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इसकी थीम क्या है, तो टुगेदर फॉर ए बेटर, क्या है, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देखते हैं हम लोग 4 नंबर में, 4 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया, महिलाओं के लिए, क्या है, महिलाओं के लिए सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या है, शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 में कब मनाया गया, तो 6 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 6 फरवरी को। और इस बार का थीम क्या है, तो नो टाइम फॉर ग्लोबल इनेक्शन यूनिट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनेटियल, क्या है, जेनेटियल म्यूटिलेशन, याद रखिएगा दोस्तों। 5 नंबर में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है 2022 में, तो 4 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया है, 4 फरवरी को। इस बार का थीम क्या है, तो ह्यूमन ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन, क्या है, ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 मार्च, क्या है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, मतलब CISF, इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है। तो कैमा स्थापना दिवस मनाया क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मतलब 53वां मनाया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को। इस वर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन इंदिरापुरम गाजियाबाद में किया गया। कहाँ किया गया है, इंदिरापुरम गाजियाबाद जो पड़ता है में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में भाग लिया है। किस आयोजन में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के समारोह में कौन भाग लिया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और जो कि अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी है। देख लेते हैं CISF के बारे में। CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है, कोई पूछेगा कि CISF किसके अधीन कार्य करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। कितने हैं, 6। भारत में पूछेगा कितने अर्धसैनिक बल है, तो 6 है। कितने हैं, 6 भारत में अर्धसैनिक बल है, जिसमें से एक है CISF, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, CISF के बारे में देख लेते हैं। CISF का पूरा नाम पूछा जाएगा क्या है, तो CISF का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इसका स्थापना कब किया गया था। CISF की स्थापना अगर पूछा जाएगा कि CISF की स्थापना कब किया गया था, तो 10 मार्च 1969 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 10 मार्च 1969 ईस्वी को किया गया था। वहीं पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसका महानिदेशक अभी कौन है वर्तमान में CISF का, तो सीलवर्धन सिंह है। कौन है, सीलवर्धन सिंह है। इसका CISF का थीम अब क्या है, तो थीम है संरक्षण और सुरक्षा, क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नॉन मुद्लवन, क्या मुद्लवन नामक योजना शुरू किया। किस राज्य ने, मतलब किस राज्य ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नॉन मुद्लवन नामक योजना शुरू किया है, तो कौन राज्य की है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, वहाँ का मुख्यमंत्री जो हम बतलाए थे, पुस्तक भी लिखे थे, आप लोग इस कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग इस महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। नॉन मुद्लवन, क्या है, नॉन मुद्लवन नामक योजना का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में सालाना लगभग 10 लाख युवाओं में कौशल विकसित करना है, जो उन्हें देश के लाभ के लिए अपनी प्रतिभा का एहसास करने में मदद करें। कितने लाख, 10 लाख युवाओं को दोस्तों, याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया और इस पोर्टल का नाम क्या है,
नमूद क्या है, इस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, नॉन मुदलवन, क्या है, नॉन मुदलवन डॉट TN schools डॉट गवर्नमेंट डॉट इन भी लॉन्च किया गया। चलिए हम लोग देख रहे थे पिछले टॉप 5 तमिलनाडु राज्य से जुड़े हुए हैं प्रश्नों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इसमें भी। तो इसमें फर्स्ट में है सड़क पर, क्या है दोस्तों, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए, जो कि हम पहले इससे पिछले बार की वीडियो में ही हम बता दिए थे क्वेश्चन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा, क्या है, पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई थी, ये भी कहाँ शुरू किया गया, तो तमिलनाडु में ही शुरू किया गया, चेन्नई। अगला सेकंड है किस राज्य ने समुद्री जीवों के, क्या, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन, क्या, मरीन एलिट फोर्स का गठन किया था, ये भी तमिलनाडु राज्य नहीं किया दोस्तों। थर्ड नंबर में है किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 की प्रतिष्ठित, क्या है, 2022 की प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी है तमिलनाडु दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम है, क्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। फोर्थ नंबर में इसरो ने गगनयान, क्या है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो भी किया है तमिलनाडु कौन सा जगह है, महेंद्रगिरी में। कहाँ पर दोस्तों, महेंद्रगिरी में किया है। और 5 नंबर में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा, क्या है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वां स्थान आया है, तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन में देखेंगे मरणोपरांत, क्या है, मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार, क्या है, मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किस सम्मानित किया जाएगा, तो किससे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इला लोध को। किसको दोस्तों, इला लोध को सम्मानित किया जाएगा नारी शक्ति पुरस्कार 2020। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 और 2021 के लिए देश की 29 महिलाओं, क्या, कितनी महिला, देश के 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 2020 और 21 के लिए देश के कितने महिलाओं को, तो 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन करेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं। वर्ष 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार उद्यमिता, कृषि, नौचार, सामाजिक कार्य, कला और शिल्प, STML और वन्य जीव संरक्षण आदि विविध क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उद्यमिता, कृषि, नौचार, सामाजिक कार्य, कला, शिल्प इत्यादि के क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, इस पुरस्कार का नाम क्या है, नारी शक्ति दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, द ब्लू बुक, क्या है, द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखिए। द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा, अमितावा कुमार है। कौन है, अमितावा कुमार है दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को। और जितने भी इस सप्ताह में 5 पुस्तकों को, जो स्पेशल पुस्तक है, उन पुस्तकों को हम लोग एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दोस्तों इसको रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन पुस्तक है, किसने लिखी है। तो फर्स्ट पुस्तक है उड़ान, क्या है, उड़ान एक मजदूर, क्या है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये हम जो कि पहले ही इससे पिछले बार की वीडियो में ही बतला दिए थे। तो कौन लिखे, तो मिथिलेश तिवारी जी लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मतलब कौन लिखे, तो मिथिलेश तिवारी जी लिखे। सेकेंड में है द ग्रेट टेज गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन, तो इसको कौन लिखा है, तो अनिरुद्ध सूरी लिखे। कौन लिखे है दोस्तों, अनिरुद्ध सूरी लिखे है। थर्ड नंबर में हिस्ट्री ऑफ, क्या है, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, क्या है, हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन लिखा है, तो उमा दास गुप्ता दोस्तों, इसको अच्छे से थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंट में, उमा दास गुप्ता, कौन लिखा है, उमा दास गुप्ता दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर पुस्तक में क्या देगा। 4 नंबर पुस्तक में डिजनिटी, क्या, डिजनिटी इन ए डिजिटल एज, डिजनिटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ यूज, तो इसको कौन लिखा है, तो रो खन्ना लिखे। कौन लिखा है दोस्तों, रो खन्ना इस पुस्तक को लिखे है। 5 नंबर पुस्तक हम लोग देख लेते हैं ए नेशन टू प्रोटेक्ट, क्या है दोस्तों, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, तो कौन लिखे, तो प्रियम गांधी मोदी दोस्तों, इस पुस्तक को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, तो कौन लिखे है, प्रियम गांधी मोदी। चलिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड, क्या है दोस्तों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बार्सिलोना। कहाँ दोस्तों, बार्सिलोना, जो कि बार्सिलोना कहाँ पड़ता है, तो स्पेन देश में पड़ता है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बार्सिलोना, जो कि स्पेन में पड़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। इस मेले आयोजन, क्या है दोस्तों, इस मेले आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस
एसोसिएशन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा किया गया है इस मेले का आयोजन दोस्तों। और आगे दिया गया है 3 दिन के इस के मेले में सभी स्मार्टफोन, कितने दोस्तों? सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने नए 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 डिजाइन पेश किए जाएंगे। मतलब जितने भी मोबाइल कंपनी के निर्माता है वो सब अपनी इस मेले में क्या करेंगे? नए नए डिजाइन पेश करेंगे दोस्तों। और अगला पॉइंट है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन दुनिया भर में मोबाइल कम्युनिकेशन उद्योग के लिए हित के का प्रतिनिधित्व का काम करने का काम करता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं स्पेन के बारे में देख लेते हैं। स्पेन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है क्वेश्चन में, तो स्पेन के बारे में देख लेते हैं। तो स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पूछा जाएगा कि यूरोप किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वहीं पूछा जाएगा कि स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। कहाँ है दोस्तों? मैड्रिड है। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है? यूरो है। और इसी से रिलेटेड ही यूरोप महाद्वीप में कौन है? स्पेन, याद रखिएगा। अगला है स्पेन का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है वहाँ का स्पेन का? तो पेड्रो सांचेज है। कौन है? पेड्रो सांचेज है स्पेन का प्रधानमंत्री दोस्तों। और आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? MOSPI द्वारा जारी, क्या है दोस्तों? इस को याद कर लीजिएगा। MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट करने, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट जारी किया जाता है हर संस्था के द्वारा। MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मतलब 2022 में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य शीर्ष रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य? तो तेलंगाना राज्य दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे इस महत्वपूर्ण पॉइंट को। MOSPI तो इसका पूरा नाम क्या है? तो सांख्यिकी, क्या है दोस्तों? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, याद रखिएगा दोस्तों। इसका काम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को मामले में तेलंगाना राज्य, जो कि भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया। कितने? 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य शीर्ष बन गया। तेलंगाना का सकल घरेलू मूल्य कितना है दोस्तों? तेलंगाना का सकल घरेलू मूल्य GSDP मतलब 2011 से 12 में कितने हैं? तो कितना है? तो दोस्तों याद रखिएगा 3,59,434 है दोस्तों, करोड़ रुपए से बढ़कर कितने कर दिया गया है? जो कि 2021-22 में तो इस कर दिया गया है कितना दोस्तों? 1,15,48,060 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है दोस्तों? राजस्थान, क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसको नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा MS श्रीवास्तव बने। कौन बने दोस्तों? MM श्रीवास्तव बने हैं। कहाँ के? राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं MM श्रीवास्तव बने हैं दोस्तों। चलिए और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। MM श्रीवास्तव अकील कुरैशी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? अकील कुरैशी का स्थान लेंगे, जो कि किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं? वो अभी वर्तमान में थे किसका? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अब कौन स्थान ले लेंगे? MM श्रीवास्तव ले लेंगे। किसके स्थान पर? अकील कुरैशी के। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले टॉप 5 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को देख लेते हैं। कहाँ पर किस राज्य में कौन सा मुख्य न्यायाधीश है और कहाँ पर क्या चेंजिंग किया गया है, उसी के बारे में हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो पहला है कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या है दोस्तों? कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो ऋतुराज है। कौन है? ऋतुराज है अवस्थी। क्या नाम है? ऋतुराज। इसका पूरा नाम है ऋतुराज अवस्थी, जो कि शॉर्ट बोलते हैं ऋतुराज दोस्तों। वहीं तेलंगाना के तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? तो सतीश चंद्र शर्मा है। कौन है दोस्तों? सतीश चंद्र शर्मा है तेलंगाना राज्य के। हिमाचल प्रदेश का पूछा जाएगा दोस्तों कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में मोहम्मद रफीक है। कौन है दोस्तों? मोहम्मद रफीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक है दोस्तों। वहीं फोर्थ नंबर में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश का जब पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रशांत कुमार मिश्रा है। कौन है दोस्तों? प्रशांत कुमार मिश्रा है। और मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो विश्वनाथ सुमद्र है। कौन है दोस्तों? विश्वनाथ सुमद्र है। कहाँ के? मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सुमद्र है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें जरूर आप एक न एक जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा, ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। 12 नंबर क्या दिया गया है? किस मोटर, क्या है दोस्तों? किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए नया EV, क्या है दोस्तों? नया EV ब्रांड वीडा, क्या है दोस्तों? याद रखिएगा EV ब्रांड वीडा शुरू किया है। तो किस मोटर वाहन कंपनी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, हीरो ने किया। किसने? हीरो मोटर वाहन कंपनी ने क्या किया है? EV ब्रांड वीडा शुरू किया है। क्या है दोस्तों? वीडा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसको महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। हीरो मोटर वाहन कंपनी ने, क्या है दोस्तों? हीरो मोटर वाहन कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रॉड वीडो को शुरू किया। क्या दोस्तों? वीडो को शुरू किया। वीडो ब्रांड के अंतर्गत हीरो, क्या है? हीरो मोटर वर्क
मोटर कॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक वाहन 1 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1 जुलाई 2012 को लॉन्च किया जाएगा विड्रो ब्रांड के। क्या 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 लॉन्च किया जाएगा? विड्रा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं हीरो। हीरो की अगर स्थापना पूछा जाएगा, हीरो की स्थापना पूछा जाएगा कब किया गया था, तो 19 जनवरी 1984 ईस्वी को किया गया था। हीरो की स्थापना कब किया गया था? तो 19 जनवरी 1984 ईस्वी को किया गया था। और वहीं मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। क्या है? जो हीरो मोटर वाहन कंपनी भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में विश्व मोटापा दिवस क्या है दोस्तों? विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2022 में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। कब मनाया गया? 4 मार्च मनाया गया विश्व मोटापा दिवस दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए और आगे हम लोग इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व मोटापा दिवस पहली बार क्या है दोस्तों? विश्व मोटापा दिवस पहली बार 2015 मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 मनाया गया था। विश्व मोटापा दिवस मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका मेन मकसद यही है कि मोटापे को जागरूकता बढ़ाने और उनकी दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले 5 टॉप दिवस को और उसके थीम के बारे में देख लेते हैं, जो कि हम इससे पिछले बार में ही बतला दिए हैं। और देख लेते हैं 5 दिवस के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 2022 में कब मनाया गया? तो 4 मार्च मनाया गया है दोस्तों। कब मनाया गया? 4 मार्च मनाया गया। और इसका थीम क्या था? तो थीम था नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर दोस्तों, याद रखिएगा। सेकंड में देखा विश्व वन्य जीव दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 3 मार्च मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 3 मार्च मनाया गया। इसका थीम क्या है? द रिकवरी की स्पाइस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं थर्ड नंबर विश्व श्रवण दिवस क्या है? विश्व श्रवण दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 3 मार्च मनाया गया। ये भी 3 मार्च ही मनाया गया दोस्तों। इसका थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ लिस्टन विथ केयर दोस्तों, याद रखिएगा। टू हियर फॉर लाइफ लिस्टन विथ केयर। फोर्थ नंबर में दिया गया शून्य भेदभाव दिवस क्या दोस्तों? शून्य भेदभाव दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो 1 मार्च मनाया गया दोस्तों। कितने मार्च मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया है। इसके थीम क्या है? तो इसका थीम है रिमूव लॉ दैट हॉर्न क्रिएट लॉ दैट इम्पावर। क्या है दोस्तों? क्रिएट लॉ दैट इम्पावर। वहीं आप कुछ 5 नंबर पॉइंट पे देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? दुर्लभ रोग दिवस कब है? दुर्लभ रोग दिवस 2022 में कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है शेयर योर क्लोअर। क्या है दोस्तों? शेयर योर क्लोअर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कालियाटम क्या है दोस्तों? कालियाटम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी उत्सव से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न ही मानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में इसी तरह के देखने को जरूर मिलते रहता है उससे रिलेटेड। कालियाटम क्या है दोस्तों? कालियाटम उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो कालियाटम उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य में मनाया जाएगा। किस राज्य में? केरल राज्य में दोस्तों मनाया जाएगा कालियाटम उत्सव। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कालियाटम केरल राज्य में मनाया जाएगा, जो कि एक प्रकार का उत्सव है। यह 8 साल पुराना, कितना साल दोस्तों? 8 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। क्या है? ये 8 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। यह लोक नृत्य और कला का प्रदर्शित करता है, जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है। प्राचीन मतलब पहले के जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है दोस्तों इसमें कालियाटम नृत्य में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग पिछले टॉप 5 केरल राज्यों से जुड़े प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। जो केरल राज्य, जिस तरह से हम लोग तमिलनाडु राज्य के बारे में चर्चा किए थे 5 टॉप, उसी तरह से हम लोग केरल राज्य से जुड़े हुए जितने भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे हम लोग एक बार देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा? तो इडुक्की राज्य में बनेगा। इडुक्की जिले में बनेगा दोस्तों। किस जिले में बनेंगे? केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में बनेगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ क्या है? किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सोशल अल्फा। क्या है दोस्तों? सोशल अल्फा, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर में सोशल अल्फा की दोस्तों, याद रखिएगा। थर्ड नंबर में है किस राज्य ने में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो किस राज्य ने? केरल ने ही लॉन्च किया है। मतलब पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस दोस्तों। और वहीं 4 नंबर में दिया गया है भारत का पहला क्या है? भारत का पहला गार्फी नौचार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्योंकि हर बुक में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते रहता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल राज्य में किया जाएगा दोस्तों। किस राज्य में? केरल राज्य में क्या किया जाएगा? ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों। वही 5 नंबर में दिया गया है कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर क्या विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? तो केरल राज्य करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन 2023 की मेजबानी।
चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। भारतीय एक्सा, क्या दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो कौन बन गई, तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, विद्या बालन बन गई है। कौन बनी है, विद्या बालन, जो कि क्या अभिनेत्री है दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। दोस्तों याद रखिएगा किसकी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई विद्या बालन। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ को देख लेते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत के अग्रणी बिजनेस भारतीय इंटरप्राइजेस का एक संयुक्त उद्यम है। दोस्तों याद रखिएगा। देख लेते हैं हम लोग पिछले 5 टॉप ब्रांड इन्वेस्टर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा किसका ब्रांड इन्वेस्टर है। तो देख लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, क्या है दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, क्या एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है विंजो, के नए ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए, जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है विंजो के ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। सेकंड में दिया गया है D2H ब्रांड डिश टीवी, मतलब डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने हैं, तो दोस्तों इसको बन गया है ऋषभ पंत बन गया। इसका ब्रांड इन्वेस्टर कौन बना है, डिश टीवी इंडिया के, तो ये बन गया है ऋषभ पंत जी बन गया है, जो कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी है भारतीय। थर्ड नंबर में दिया गया कोल्ड कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स, क्या है, थम्स, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है जो थम्स अप जिसको बोलते हैं, कि नए ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने, तो शाहरुख खान बन गए। थम्स अप के ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने दोस्तों, तो थम्स अप के ब्रांड इन्वेस्टर बन गए हैं शाहरुख खान बन गए हैं दोस्तों, जो कि एक प्रकार का अभिनेता है भारतीय। और फोर्थ नंबर में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड इन्वेस्टर कौन बनी है, तो बन गई तनिष्का, क्या है, तनिष्का कोटिया और क्या है, रिधिका कोटिया है। दोस्तों याद रखिए, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया है दोस्तों, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो 2014 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में पॉइंट, बिहार के खादी, क्या है दोस्तों, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने हैं, तो मनोज तिवारी जी बने हैं। बिहार के खादी हस्तशिल्प के नए ब्रांड इन्वेस्टर कौन बने हैं, तो मनोज तिवारी जी बन गए दोस्तों। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, बीसीसीआई, क्या है दोस्तों, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क के कोपोर्शियल पार्टनर बनाया गया है। मतलब बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क के कोपोर्शियल पार्टनर बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब रुपये को, किसको दोस्तों, रुपये को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल के लिए क्या बनाया गया है, नेटवर्क ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। टाटा आईपीएल, क्या है दोस्तों, टाटा आईपीएल टूर्नामेंट के लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपये, क्या है, रुपये, याद रखिएगा दोस्तों, रुपये का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। रुपये भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है, क्या है दोस्तों, एटीएम कार्ड है। इसे वीजा और मास्टर कार्ड की तरह ही यूज किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस तरह का वीजा और मास्टर कार्ड की तरह ही प्रयोग में इसका किया जाता है, किसका, रुपये का दोस्तों, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया टाटा आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू होगा, कितने मार्च से, 26 मार्च से शुरू होगा, और यह टूर्नामेंट 15वां संस्करण है। यह टूर्नामेंट का संस्करण है दोस्तों, तो 15वां संस्करण है। इस बार यह टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में खेला जाएगा दोस्तों। और पूछा जाएगा टाटा आईपीएल 2022 में कहाँ खेला जाएगा, तो मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। और कब से किया जाएगा, तो 26 मार्च से शुरू होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 73वां स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। 73वां है, कितना संस्करण है, 73वां स्ट्रेटजा मेमोरियल, क्या है, 73वां स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, सोफिया। सोफिया कहाँ है, तो सोफिया बोलिविया की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या दिया गया है। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिताओं में दो स्वर्ण, कितने, 2 गोल्ड और 1 कांस्य पदक और एक कांस्य पदक जीते, मतलब कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कितने हैं, 3, जिसमें 1 गोल्ड है और क्या है, 1 जो है वो क्या है, रजत है दोस्तों, याद रखिएगा। 3 पदक टोटल स्केल में जीते हैं दोस्तों। भारतीय विजेताओं का नाम क्या है, तो उसका नाम देख लेते हैं कौन कौन जीते हैं। तो निखत जरीन ने महिलाओं के 52 किलोग्राम प्रतियोगिता में यूक्रेन की तेतानिया, क्या यूक्रेन के तेतानिया को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। कौन जीते हैं, निखिल जरीन ने क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीती है 52 किलोग्राम प्रतियोगिता में, जो किसको हराकर, यूक्रेन के तेतानिया को हराकर 4-1 से जीती है। सेकंड में देखा नीतू ने, क्या है, नीतू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम फाइनल में इटली की, कहाँ की, इटली की एरिका, क्या है, एरिका प्रीसियाडो को 5-0 से हराकर वो जीती है, क्या जीती है, तो ये जीती है स्वर्ण पदक जीती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्या जीती है, नीतू कारिया भी स्वर्ण पदक नहीं जीती है, क्योंकि 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीती है। और नंदिनी ने कितनी जीती है, तो 81 किलोग्राम में जीती है। ये क्या जीती है, ये नंदिनी कुमारी ने जीती है, तो रजत जीती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें प्रिंट थोड़ा छूट गया था क्वेश्चन में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, रेल दुर्घटनाओं, क्या है दोस्तों, रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है। मतलब स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारतीय रेलवे। किसने, भारतीय रेलवे ने क्या विकसित किया है, वो कवच को। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रेलवे
ने एक नए सुरक्षा सिस्टम कवच को विकसित किया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से रेल हादसों से बचा जा सकता है। क्या है? रेल हादसा मतलब दुर्घटना से बचा जा सकता है। यह कवच देश के डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्ट सिस्टम है। क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्ट सिस्टम है दोस्तों, याद रखिए, जिसका नाम क्या है? कवच। और किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा इसको क्या किया गया? विकसित किया गया दोस्तों। और वहीं आगे इसमें पार्ट को देख लेते हैं। कवच सुरक्षित क्या है? कवच को सुरक्षा सिस्टम की तरह तैयार किया गया है। अगर एक लोको इंजन के सामने दूसरा लोको इंजन आ जाए तो ये कवच इंजन 380 मीटर दूरी पर ही रोक देगा। मतलब एक ट्रेन, जब एक ट्रेन इधर से आएगा और एक ट्रेन इधर से आएगा, जब दुर्घटना होने वाला होगा तो ये ट्रेन क्या करेगा? 380 किलोमीटर, क्या है? 380 मीटर, सॉरी दोस्तों, 380 मीटर पीछे ही रोक देगा फर्स्ट वाली ट्रेन को। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं रेल के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना कब किया गया था और इसके अभी मंत्री कौन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय रेलवे की स्थापना किया था 16 अप्रैल। कब किया गया था दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों, याद रखिएगा। जो कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेलवे चलाया गया था। चलिए और आगे इसमें पार्ट इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो नई दिल्ली में है दोस्तों। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कौन है दोस्तों? रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन है, मतलब सीईओ कौन है? तो वीके त्रिपाठी है। कौन है दोस्तों? वीके त्रिपाठी है रेलवे बोर्ड के सीईओ दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को। आरपीएफ क्या है? आरपीएफएस महानिर्देशक, मतलब आरपी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस महानिर्देशक कौन है? तो संजय चंद्र। कौन है दोस्तों? आरपीएफएस के महानिर्देशक कौन है? तो संजय चंद्र है दोस्तों, याद रखिए। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 19 में दोस्तों 19 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। भारतीय सेना क्या है? भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव क्या है? 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। क्या किया गया? 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। पर्यटक स्थल क्या है दोस्तों? पर्यटक स्थल गुलमर्ग में भारतीय सेना के ड्रैगन डिवीजन और कश्मीरी पर्यटन विभागों के सहयोग से 3 दिवसीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है गुलबर्ग, जो गुलबर्ग कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण फैक्ट को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दोस्तों, ये तो पता ही है, 2019 में बन गया है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश। और आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर पहले राज था, ये भी हम लोग को पता है, लेकिन 370 अनुच्छेद को खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार ने क्या बना दिया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर का शीतकालीन अगर राजधानी पूछा गया था जम्मू, और वहीं ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी पूछा जाएगा तो श्रीनगर है दोस्तों, याद रखिए। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। जम्मू किसका है? तो शीतकालीन है, और ग्रीष्मकालीन किसका है? तो श्रीनगर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसमें और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल अगर पूछा जाएगा उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल वहाँ मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो पंकज कौन है? मित्तल है। कौन है दोस्तों? पंकज मित्तल है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का नया मतलब पक्षी कौन घोषित किया गया है? तो कलिंज पीसेंट घोषित किया गया है। कौन है दोस्तों? कलिंज पीसेंट। कौन है? कलिंज पीसेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जिला, मतलब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है जो थोड़ा सा प्रमुख जिला उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जिला जैसे डल जिला, नागिन जिला, जितने भी नागिन जिले होंगे वो सब कहाँ हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे में गाडसर जिला है, अनंतनाग जिला है, बुलर जिला और क्या है? बैरीनाग जिला, जिसमें देखिए नाग इसमें आ रहा है ना, ये भी है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जिले, इसमें भी नाग आ गया, इसलिए जितने भी नाग आ जाएगा ना वो सभी जम्मू कश्मीर झील में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में ही आ जाएंगे। शेषनाग झील, कौसर नाग झील, मोमरी झील जो लद्दाख में पड़ता है, गंगवाल झील और क्या है? मानस बल झील दोस्तों, याद रखिए। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोकनृत्य को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वहाँ का प्रसिद्ध लोकनृत्य कौन है? भांड जस है, डमहल है, कूद है, बच्चा नगमा है, रूफ है। ये रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस नृत्य को आप लोग याद करें। रूफ है, हाफिजा है, बोगी नचून है दोस्तों। और आगे देखा जम्मू कश्मीर का प्रमुख मंदिर, इसमें यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर जो शासित प्रदेश है यहाँ का प्रमुख मंदिर कौन कौन है? तो श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर है जो कहाँ पर पड़ता है? कटरा में पड़ता है। अमरनाथ मंदिर है जो कहाँ पर है? पहलगांव में है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब माता वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो कटरा, जो कटरा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अमरनाथ मंदिर कहाँ? तो पहलगांव में, और पहलगांव कहाँ पड़ता है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए दोस्तों और इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? सौर ऊर्जा का उपयोग क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले विश्व की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस बन गया। कौन बन गया है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गया है, जो विश्व के पहली एयरलाइंस बन गई है सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली दोस्तों। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे स्विस एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, यह पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के अनुसूचित सेवा प्रदान करती है दोस्तों, याद रखिएगा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस।
चलिए दोस्तों, और पीछे हम देख लेते हैं विश्व के 5 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कौन कौन सा है? फर्स्ट में है मेटावर्स। क्या है दोस्तों? मेटावर्स। तो मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो जेपी मॉर्गन बैंक बन गया। कौन बन गया है दोस्तों? जेपी मॉर्गन बैंक बन गया है। तो कहाँ का है? तो अमेरिका का जेपी मॉर्गन बैंक दोस्तों, याद रखा। सेकंड में दिया गया भारत के एकीकृत। क्या है दोस्तों? भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इस बन गया है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू है। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू है दोस्तों, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर है जो फेमस है वर्ल्ड का। थर्ड नंबर में है किस देश की महिला, क्या है दोस्तों? किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो ये अमेरिका देश की बन गई है दोस्तों। किस देश की? अमेरिका की HIV से ठीक होने वाले विश्व की पहली महिला बन गई है। और फोर्थ नंबर में है 50 साल के इतिहास में, कितना साल के इतिहास में दोस्तों? 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये लागू किया है कनाडा, जो 50 साल के इतिहास में पहली बार किया कनाडा। 5 नंबर में दिया गया है नागरिक हवाई क्षेत्र। क्या है दोस्तों? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इस पहला देश बन गया है इजराइल बन गया। कौन दोस्तों? इजराइल बन गया है, जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान भरने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है इजराइल दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास जरूर इस तरह के वीडियो छोटे छोटे पढ़ने को जरूर मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।